प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल SRG अकेडमी पर। बच्चों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन हो गए हैं क्लास नहीं आई। असल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई। तो इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से कि क्लास नहीं आ पाई। अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। अब कुछ चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य है, कभी गड़बड़ा जाता है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग भी जानते होंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं और क्लासेस जैसी चलती थी विधिवत चलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे संविधान का भाग 1। इससे पहले आपको पता है कि हमने अनुसूचियाँ पढ़ा दी हैं और सारे भाग के रिवीजन करा दिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, तब संविधान में कुल मिलाकर 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद 4 अनुसूचियाँ और जुड़ जाती हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी जाती है, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहली अनुसूची जुड़ जाती है। दूसरी यानी पहली नहीं, 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार और वो सभी कानून जिनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा उनको रखा गया। अब तक मिलाकर इसमें कुल 284 कानून हैं। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, और उन्होंने 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में किया। और इसमें टोटल अगर देखा जाए तो दल बदल, टोटल नहीं, इसमें दल बदल कानून लाते हैं। दल बदल का मतलब है, अगर किसी पार्टी का सदस्य, यानी कह सकते हो सदन का सदस्य, किसी राजनीतिक पार्टी का सदन का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी जाता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा कानून 10वीं सूची में जोड़ा गया है। 11वीं और 12वीं सूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से लेकर है, यानी पहली यानी 11वीं सूची जो है 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है। और इसमें 11वीं सूची ग्राम पंचायत संबंधित है, जिसमें 29 विषय है, और 12वीं सूची जो है वो नगर पंचायत से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे पहले संविधान में भाग 1 और इसमें अनुच्छेद 1 से 4। जैसा कि आप लोग जानते हो, इसको हम लिखेंगे संघ व इसके एवं इसके क्षेत्र एवं इसके क्षेत्र। देखिए, संघ का मतलब है पूरा देश। संघ की अगर हम बात करेंगे तो पूरा यानी देश की बात हो रही है, यानी केंद्र सरकार की बात हो रही, पार्लियामेंट की बात हो रही है अगर हम संघ की बात करेंगे। और इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें, यानी सभी राज्य, केंद्र शासित राज्य और वो सभी जगह जिसको कभी भी केंद्र सरकार कानून बनाकर हथिया सकती है, उसे कहेंगे संघ व उसके क्षेत्र। यानी पहला भाग हम आपके समझ में आएगा कि किससे संबंधित है। तो पहला भाग पूरा देश यानी केंद्र सरकार, और उसमें केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी एरिया आएगी, यानी भारत की पूरा जितना क्षेत्र होगा, जितने राज्य होंगे, जितने केंद्र शासित राज्य होंगे, वो सभी किस में आने वाले हैं? तो आप कहोगे भाग 1 में आने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 1 को लेकर, गणेशायनमा करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 से श्री गणेश हो गया। 1 मिनट। अनुच्छेद 1, बच्चों आज आप लोगों को एक बात और बता दें कि आप लोग अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग संविधान को बस नोट्स बना लेना। हिस्ट्री की गारंटी नहीं ले सकते, किसी एग्जाम के और सब्जेक्ट को, जीएस एक महासागर है, बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन संविधान की हम गारंटी ले सकते हैं। एक एक सिंगल क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, ये सारी गारंटी ले लेंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता है हम भी अभी 27-28 साल की उम्र के हैं,
और आप भी तैयारी कर रहे हो, पेपर देने के बाद यहीं पर सारा निर्णय हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग, संविधान, हिंदी, क्योंकि संविधान में जो कुछ है एक एक क्वेश्चन आपका यहां से निकाल देंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, देखिए अनुच्छेद 1 में सबसे पहले बात आई भारत के नाम को लेकर कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए। देखिए भारत के नाम, चूंकि आपको पता, अगर हमारे देश का नाम प्राचीन काल में देखा जाए तो आर्यावर्त रहा है। इसके बाद आर्यावर्त के बाद फिर अगर आपको पता है हमारे देश का नाम जो आर्य जो समाज के लोग आए थे, जम्मू द्वीपे आर्य पहले था, जम्मू द्वीपे, फिर आर्य समाज यानी आर्य मध्य एशिया से जब आर्य आ जाते हैं तो उनके आधार पर हमारे देश का नाम आ जाता है आर्यावर्त। फिर आर्यों के ही एक राजा हुए हैं जिनका नाम था भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ जाता है भारत। अब इधर चलेंगे हिंदुस्तान की तरफ, तो आपको पता है एक जो हिंद कुश पर्वत है और या हम कह सकते हैं सिंधु नदी है, ये अरबियों के द्वारा दिया गया नाम है और उन्होंने इसको जो उन्होंने कहा सिंध नदी के इस पार रहने वाले सभी लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं और रहने वाले लोग हिंदू हैं। ठीक है, तो हिंदू और हिंदुस्तान। अब यूनानियों ने हमारे देश का नाम इंडिया किया है, जबकि हमारे देश का नाम अगर सही से देखा जाए तो आर्यों सर्वश्रेष्ठ राजा थे जो भरत, वो हमारे देश का नाम है भारत। जम्बू द्वीपे, आर्यावर्त, ये हमारे देश के नाम है। बाकी इंडिया हमारे देश का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। इसके अलावा तो अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 1 में भारत के नाम को लेकर चर्चा आई। अब भारत के नाम में एक नाम था भारत और एक था इंडिया। एक नाम था भारत और एक नाम था इंडिया। अब ये जब संविधान सभा के सदस्य कुछ लोग यानी नॉर्थ के जो लोग थे वो इस बात पे सहमत थे कि हमारे देश का नाम जो है वो क्या रहना चाहिए, पारंपरिक नाम भारत रहना चाहिए। लेकिन वहीं साउथ के लोग इस बात से सहमत थे कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। अब चूंकि दोनों ही लोग देश के, दोनों को ही सेटिस्फाइड करना है, इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, यानी देश का नाम की अगर हम बात करें तो दोनों लोगों को सेटिस्फाई कर दिया हमारे संविधान निर्माताओं ने। चूंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें बीच की कड़ी को अपनाएगा, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। तो हमारे देश का यानी नाम जो लिखा गया, बच्चों आप समझ जाओगे, यानी देश का नाम, तो इसे नाम जो लिखा गया आपके मन में आ रहा होगा, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब यह हुआ इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अतः कोई व्यक्ति अगर भारत कह रहा है या किसी की मर्जी इंडिया है तो दोनों चलेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट यह आता है, चूंकि इनकी भारत हमारे देश की जो प्रकृति है वो कैसी है। अब आप लोग ये जानते होंगे, अगर इसके नेचर की बात करें तो आप लोग तुरंत कहोगे, चूंकि अगर देखा जाए आजादी के बाद या आजादी से पहले, बाद नहीं आजादी से पहले, हमारे देश में छोटी छोटी टोटल 552 रियासतें थी। ये बात आप जानते होंगे। प्रांत हुआ करते थे। अब चूंकि अगर देखा जाए तो सभी प्रांतों को इकट्ठा करके ही तो भारत बनाया गया है। और आज भी आप देखते होंगे कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है तो राज्य में हाई कोर्ट है, यानी केंद्र की अलग पावर है, यानी संघ सूची है, राज्य में राज्य सूची है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा देश फेडरल है, यानी फेडरल का मतलब होता है कि राज्य अपने आप में पावरफुल, केंद्र अपने आप में पावरफुल। लेकिन आपको पता है कि जब आपसी टकराव होता है तो वहां केंद्र पावरफुल हो जाता है, यानी अनेकता में एकता। हमारे देश की प्रकृति जो है वो अनेकता में एकता की है।
अब आप पता है उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ के लोग चले जाओ तो कोई तमिल बोलता, तेलुगु बोलता, मलयालम बोलता, उर्दू बोलता, उड़िया बोलता, बंगाली बोलता, भोजपुरी बोलता, असमिया बोलता, मणिपुरी बोलता। लेकिन सारी भाषाएं बोलने के साथ साथ अनेकों प्रकार के भोजन के प्रकार के साथ साथ अलग अलग पानी के हिसाब से देखा जाए तो कितनी विविधता है हमारे देश में। हमारे यहाँ की मिट्टी कुछ और है, साउथ यानी अगर साउथ के जो हमारे प्रिय भाई हैं उनकी मिट्टी कुछ और है, अगर चले जाओ पूर्वांचल मणिपुर में उनका कुछ और है, खाना पीना, उनके त्यौहार कुछ और है, रहन सहन रीति रिवाज बहुत कुछ अंतर है। लेकिन इसके बाद भी जैसे ही इंडिया का नाम आता है, जैसे ही भारत का नाम आता है, सब लोग एक हो जाते हैं, अनेकता में एकता। यानी यह कहा गया कि अब इसकी प्रकृति जो है वो किस प्रकार की होगी, तो भारत राज्यों का संघ होगा। भारत, पहले इसे समझिए, लिख दें, भारत राज्यों का संघ होगा। इस संघ को प्लीज इंग्लिश में जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे हो, क्योंकि फेडरल को भी हिंदी में संघीय बोल दिया जाता है, उसको संघ बोला जाता है। एक शब्द आता है संघ, यूनियन, एक आता है यूनियन, एक होता है फेडरल। यूनियन को अगर हम बात करें इंडिया यानी भारत, और इसकी हम बात करें अमेरिका। यूनियन का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए 4 भाई हैं और आप चारों भाई अपने पिताजी से अलग नहीं हो सकते हैं, यानी आप यूनियन हैं। यूनियन है यानी अगर हम बात करें भारत में 28 जो पूर्ण राज्य हैं, ये कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, यानी ये किसी समझौते से शामिल नहीं है। आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सरकार है, आपके पास मंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन आप भारत के हैं, आप भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। यही बात है यूनियन। यूनियन का मतलब हो गया कि कोई राज्य किसी समझौते से शामिल नहीं है, किसी समझौते, कोई राज्य किसी समझौते से शामिल, यानी भारत में कोई भी जो राज्य है वो किसी समझौते से शामिल नहीं हुआ है ना। अब जब किसी समझौते, अतः कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब यह हुआ कि भारत में कोई भी राज्य आपसे यह नहीं कहा गया है कि मेरे भाई आप भारत में आ जाइए और जब आपकी इच्छा हो तो चले जाइए, ऐसा नहीं है। आप भारत के थे, भारत के हो, भारत के रहोगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है। अब यहीं अगर हम बात करें फेडरल, इसका मतलब होता है कि जो राज्य हैं, राज्य समझौते से मिले होते हैं। समझौते कैसे? समझौते से शामिल होते हैं। यानी ये कहा जाता है कि आज आप मेरी पार्टी में हो जाओ, जैसे राजनीतिक पार्टियां, आज हम भाजपा में हैं, कल कांग्रेस में हो जाए, सपा में हो जाए, बसपा में हो जाए, टीएमसी में हो जाए, यानी ये लोग समझौते से होते हैं। भारत ऐसा नहीं है। ठीक है। यानी भारत का मतलब हुआ कि आप भारत में आप थे, हैं और रहेंगे। अब इसका यानी अमेरिका में कोई भी, इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अब एक बात आप देखते हो कि भारत में, अच्छा इसमें क्या होता है, वैसे अगर यूनियन को अगर हम देखा जाए, यूनियन में एक चीज और होती है कि इसमें
केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। यानी यूनियन का मतलब यह हुआ कि केंद्र और राज्य में कोई बंटवारा नहीं होगा, केंद्र की ही चलेगी। यानी भारत में केवल एक सरकार होगी, या जिस देश में यूनियन है तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर हम फेडरल हो गए, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। भाई शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में, इस हिसाब से फेडरल है। इसीलिए आपको पता है कि हम अगर देखा जाए तो हमारा भारत अर्ध संघीय है, सेमी फेडरल है। यानी समय आने पर फेडरल भी हो जाता है और समय आने पर यूनियन भी हो जाता है। अगर हमारे देश को अलग करने का प्रयास करोगे तो हम यूनियन हैं, अगर शक्तियों के हिसाब से देखोगे तो हम फेडरल हैं। नागरिकता की बात करोगे हम यूनियन है, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं। संविधान की बात करोगे हम यूनियन है, किसी राज्य का अलग अलग संविधान नहीं है, हमारे देश का संविधान है। राष्ट्रपति की बात करोगे हम यूनियन है, पूरे देश का राष्ट्रपति एक है, हालांकि राज्यपाल भी होता है उसके पैरेलल, लेकिन राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। यानी हम यूनियन भी हैं और फेडरल भी हैं। अब बाबा साहब ने क्या किया था, अगर हम प्रकृति की बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा था, यूनियन ऑफ स्टेट कहा था। बाबा साहब ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो क्या अनुच्छेद 1 आपके समझ में आया? तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल आया। अनुच्छेद 1 में सबसे पहले आप क्या कहोगे? इंडिया का नाम। इंडिया का नाम क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। प्रकृत भारत राज्यों का संघ हो, यानी यूनियन होगा। यूनियन का मतलब होता है कोई राज्य किसी समझौते से नहीं शामिल हो, ना ही कभी अलग हो सकता है। जबकि फेडरल का मतलब क्या होता है? कोई राज्य संघ से अलग हो सकता है, ये फेडरल का मतलब होता है। अब जरा देखिएगा, अगर हम देखें राज्य, क्या चीज? राज्य। तो अनुच्छेद 1 में राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अनुच्छेद 1 में बेटा राज्यों को कितने प्रकार से बांटा गया है? आप कहोगे 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला कौन सा है? तो आप कहोगे सर जी फर्स्ट है प्रांत, यानी पूर्ण राज्य। आप सीधा से आप कह सकते हो अरे इसको प्रांत, क्योंकि देखो आपको एक बात बता दें, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मुगल काल में सूबा कहते थे, प्रांत देखो सूबा कह दो, सूबा का ही मुखिया सूबेदार होता है, जैसे आपके गवर्नर जनरल सॉरी जो राज्यपाल होते हैं। अगर हम बात करें 3 प्रकार, तो संघ के क्षेत्र, सीधी सी बात कहते हैं, संघ के क्षेत्र यानी राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, क्योंकि ये बात आप अच्छे समझोगे तो इसी चीज को हम लिख दें। राज्यों के क्षेत्र का मतलब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा कहते हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सारे राज्य हो जाते हैं राज्यों के क्षेत्र। दूसरा आ जाता है संघ शासित प्रदेश। दूसरा अगर हम बात करें संघ शासित प्रदेश, संघ, तो राज्यों के क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश। यानी संघ शासित का मतलब हो गया कि वहां मुख्यमंत्री हो सकता है, विधानसभा भी हो सकती है, लेकिन उसका शासन सीधा दिल्ली के गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि अरविंद केजरीवाल जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली के। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की पुलिस की जो है वो अधीन किसकी होती है? अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश का कहीं ना कहीं प्रशासन कौन चलाता है? गृह मंत्रालय। क्या डायरेक्ट अमित शाह प्रशासन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। अमित शाह अपने अकॉर्डिंग एलजी, जिसपे बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं, और उपराज्यपाल गृह मंत्री के ही दिशा निर्देश पर शासन को चलाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा जाता है ऐसे क्षेत्र जिसको किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र
जिनको किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अब इसका जरा आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम बात करें पीओके की। किसकी? पीओके की। अब आपको पता है पीओके हमारा है। पीओके किसका है? हमारा है। अब भारत सरकार जिस दिन, आपको पता है हमारे अमित शाह जिस दिन सनकेंगे उस दिन वो छीन लेंगे, बात खत्म। अब तो वो उस क्षेत्र में आ जाएगा कि जो किसी भी समय, यानी अगर हम बात करें किसी भी समय की मतलब हो गया कि जैसे पीओके वाला हिस्सा है वो किसी भी समय हम छीन लें, यानी वो किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे केंद्र सरकार की चलती है। और राज्यों के क्षेत्र का मतलब हो गया पूर्ण राज्य। तो यानी राज्य कितने प्रकार के हो गए? तो आप कहोगे 3 प्रकार के। तो अनुसूची 1 में राज्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अब अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको पता है 28 राज्य। कितने? 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 28 प्रदेश हैं, 28 प्रांत हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भारत में है। वर्तमान में कुल कितने? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ठीक है। अब जरा देखिएगा, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे आपको पता है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जो छोटे छोटे इन राज्यों में क्या है कि इनमें विशेष उपबंध किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। इसमें विशेष उपबंध है, यानी विशेष राज्य का दर्जा भी इनको प्राप्त है। ठीक है। तो वो भी भारत के अनुच्छेद 1 में ही आएगा। वो भी किस में आएगा? तो आप कहोगे अनुच्छेद 1 में ही ये भी आने वाला है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने राज्य का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिक्किम। आप कहोगे जी सर। सिक्किम, जरा इसके एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। याद रखना, यह भारत का हिस्सा आजादी की बात से नहीं है। आप कहोगे फिर किसका? तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अपने आप में एक देश हुआ करता था। 1974 में 1974-75 में जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, अब उसमें जो चोंगयांग वंश का एक राजा हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं चाइना वहां पर विद्रोह पैदा करा देता था। जब विद्रोह को देखकर तो वहां के राजा ने हमारे भारत की सरकार से इस बात के लिए परमिशन मांगे, क्या हम भारत में शामिल हो सकते हैं? तो उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इस बात के लिए जब सदन में लोगों से पूछा, अपनी लीगल टीम से पूछा, क्या संविधान में ऐसा कोई उपबंध है कि किसी दूसरे देश को जो कि भारत का हिस्सा है ही नहीं, क्या उसे भारत में हम शामिल करा सकते हैं? तो उस पर जवाब मिला हां, और यह कहा गया अनुच्छेद 2 में। कहां पर? अनुच्छेद 2 में। यानी अनुच्छेद 2 में इस बात को लिखा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में यानी जो वर्तमान में भारत के हिस्सा है ही नहीं, और उनको नए राज्यों का प्रवेश। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि अगर पीओके जब भारत का हिस्सा बनेगा, क्या वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पीओके तो हमारा है ही, हम नक्शे में दिखाते हैं उसको, तो ये हमारा ही है। ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के तहत का मतलब है कि लाहौर पे जिस दिन कब्जा कर लें वो हमारा अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। इधर बीजिंग पे जिस दिन कब्जा कर लें वो हमारा हो जाएगा। ठीक है। ढाका पे कब्जा कर लें वो हमारा अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 2 का मतलब हो जाता है कि संघ यानी भारत में जो नए नए राज्यों की एंट्री, इसे कहते हैं अनुच्छेद 2। बात समझ में आई? अभी अपने क्लास में नया स्टूडेंट आ जाए, अनुच्छेद 2
बात समझ में आई? तो अनुच्छेद 2 का मतलब आपको पता, अनुच्छेद 2 के तहत कौन सा राज्य भारत में शामिल हुआ है? सिक्किम। इसके बारे में राज्य पुनर्गठन में हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 का मतलब हो गया संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश यानी किसी भी देश में जो न्यू राज्य यानी नया कोई सुबह एंट्री करेगा, वो किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 2 के तहत। संघ में नए राज्यों का प्रवेश ये किसमें है? अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सिक्किम, किसकी बात करेंगे? तो सिक्किम। किसकी बात करेंगे? सिक्किम की। तो सिक्किम अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कौन है? सिक्किम। देखिएगा इसको, ये भारत में कब इसका सदस्य बनता है तो आपको पता होगा 1975 में। कब बनता है? 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाता है। और क्यों भैया? इससे पहले क्योंकि आपको पता है 1947 तक ये भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1974 में ये बन जाता है। देखिए, तो सिक्किम भारत में कब बनता है? 1974 और 75 को बात कह सकते हो, या 1974 ही लिखिए। और ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा, हालांकि अभी राज्य पुनर्गठन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में बताने वाले हैं। तो 35वें और 36वें संविधान संशोधन 1974 में इसको भारत का हिस्सा बनाया जाता है। और याद रखना, ये भारत का 22वां राज्य बनता है। ये भारत का कौन सा राज्य बनता है? 22वां राज्य बनता है। तो एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है, तो आप लोग एकदम से टिक मारोगे किस पे? सिक्किम पे टिक मारोगे। किस पे मारोगे? सिक्किम पे। भारत का 22वां राज्य है भारत का। अच्छा, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना है? 1974 में। क्या सिक्किम 1947 में भारत का हिस्सा था? बिल्कुल नहीं था। इसमें शाही शासन हुआ करता था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कैसे? सह राज्य का। सह राज्य का मतलब यह था कि अभी आप कुछ दिन भारत के साथ मिलकर रहिए। आप ये देखिए कि भारत में आप सुविधाजनक महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने अलग से देश में रहना। लेकिन आपको पता, कुछ ही महीने में सिक्किम का रिप्लाई था कि जी साहब बिल्कुल हम रहेंगे। तो अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन हो जाता है और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किसका? पूर्ण राज्य का। ठीक है बेटा, आज से तुम हमारे। कौन सा संविधान संशोधन? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? आप कहोगे जी सर, यानी संघ में नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, एग्जाम्पल सिक्किम भारत का हिस्सा कब आया? यानी 1974 में, और 1975 में पूर्ण राज्य मिल गया था। 36वें संविधान संशोधन। और ये भारत का कौन सा राज्य बना? आप कहोगे 22वां राज्य बना है। 35वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? सह राज्य का दर्जा मिला था, बाद में पूर्ण राज्य का। अब आगे चर्चा करेंगे अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल 3 के बारे में, जैसे आपने देखा होगा एक राज्य है उत्तराखंड। आप कहोगे अच्छे से जानते हैं सर, बस इसके बारे में आपने अभी तक बताया नहीं, तो बेटा परेशान मत हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों के बारे में तो सुना होगा। ये इसलिए इनके बारे में, और भी राज्य हैं। देखिए, आपने देखा होगा उत्तराखंड किससे मिलकर बना है? आप कहोगे सर जी इसमें पूछने कौन सी बात थी? यूपी से। यूपी से कटकर बना है। झारखंड किससे? सर जी ये कैसी बात कर रहे हो? आप कहोगे बिहार से। छत्तीसगढ़ एमपी से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। इन्हीं से तो मिलकर बना है।
कहोगे सर जी क्या यूपी को मतलब केंद्र सरकार की मर्जी है, यूपी तोड़ा उत्तराखंड बना दिया, बिहार तोड़ा झारखंड बना दिया, मध्य प्रदेश तोड़ा छत्तीसगढ़ बना दिया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश तोड़ा तेलंगाना। ये शक्ति क्या पार्लियामेंट के पास है? तो मेरे बच्चों आप इस बात को मानिए कि ये पावर है, ये पावर संसद के ही पास है। ये वाली पावर भी किसके पास थी? अनुच्छेद 2 में ये भी पावर संसद के पास है और ये भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब याद रखना कि जब आपको पता है कि यूपी से काटकर उत्तराखंड अलग बना दिया, बिहार से काटकर झारखंड अलग बना दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया, यानी नए राज्यों का जो अगर प्रवेश की बात करें तो आप अनुच्छेद 2 में जाओगे। अगर नए राज्यों की स्थापना की बात करें तो आप किस में जाओगे? अनुच्छेद 3 में। यानी नए राज्य यानी यूपी से काट के, यानी भारत में ही कोई राज्य है उसको अगर आप काट के नया राज्य बनाओगे तो यानी अनुच्छेद 3 की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की मान लीजिए सीमा को घटाना है, बढ़ाना है, छोटा करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये भी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति संसद के पास। और किस अनुच्छेद में? आप कहोगे अनुच्छेद 3 में। तो इसका मतलब हो गया कि नए राज्य, ऐसे लिखना, राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन यानी सीमा में परिवर्तन, यानी राज्यों की सीमा में परिवर्तन। इसके अलावा अगर यहां तक कि अगर हम बात करें नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, आपको पता होना चाहिए केरल ने अपने नाम में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित किया है। वो अपना नाम मलयालम भाषा के आधार पर केरलम करना चाहता है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें ये किसमें आता है? अनुच्छेद 3 के तहत आता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी सिंपल सा बता रहा हूं। जैसे यूपी से हटकर कौन बना था? उत्तराखंड। आप कहोगे जी सर। मध्य प्रदेश, इससे हटकर कौन बनेगा? आप कहोगे सर जी छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें बिहार से काटकर किसको बनाया गया था? आप कहोगे झारखंड, ठीक है। यानी ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ये सारा काम किस अनुच्छेद के तहत होता है? आप कहोगे अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अब जरा देखिएगा अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 देखो, आपको पता है अगर पार्लियामेंट कोई काम करेगी तो भैया संशोधन करेगी, ये बात आप जानते हो। सुनिए, तो अगर हम थोड़ा संविधान में संशोधन की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा समझिए। हालांकि जब आप भाग 20 पढ़ाएंगे तब चूंकि वो अनुच्छेद 368 आने ही आना है, इसको बस 60 कट में आपको निपटाए दे रहे, जिससे आप इसका बेसिक समझ सको। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से ही अपनाई गई। भाग 20 में इसका वर्णन है। संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो हो गया साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष प्लस यानी विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों का समर्थन। देखिए, मैं आपको भाग 20 देखो 2 मिनट में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, और आप लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे हैं। अब साधारण बहुमत का मतलब होता है, देखिए सदन के अंदर कभी भी मतदान होता है तो वो 545 या 250 को लेकर नहीं होता। इस बात को आप याद रखना। सदन में जो भी मतदान होगा वो किसको लेकर होगा? तो सदन में 545 सांसदों में से जितने आए हैं। जैसे अगर किसी प्रस्ताव पे वोटिंग होनी है, अब 545 से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मान लीजिए सदन में उस दिन आए 545 में मात्र 300,
कितने आए हैं? 300। तो इसको, इस प्रस्ताव को पारित कराने का मतलब हो गया 151। अब मात्र 151 वोट चाहिए होंगे। 545 से मतलब नहीं, जितने लोग सदन में हैं, सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/2। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? 1/2 से ज्यादा। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3। अब जरा देखिएगा कि 151 इसीलिए कहा जाता है, जब कोई किसी बिल पे, जैसे एग्जाम्पल से आपको बता दूं, संविधान में जो अनुच्छेद 300 आर्टिकल 370 यानी धारा 370 भी इसको बोल सकते हैं, जब समाप्त हुई थी तो उत्तर प्रदेश में, जैसे आपको पता, उस समय 5 सांसद हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, ठीक है। अब जब वोटिंग की बारी आई थी, तब इन्होंने ना तो उस पर वोट दिया है और ना ही इसको सपोर्ट किया है। वो उठे और सदन को बाइकाट करके चले गए। बाइकाट का मतलब हो गया कि उन्होंने ना तो विरोध किया और ना ही इसका सपोर्ट किया। अतः ये बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर दिया है। भाई अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? अब मान लीजिए 305, मान लीजिए 5 और जोड़ दो, 305 हो गए सांसद। अब बहुमत का आंकड़ा 103 गया या नहीं गया? अब ये 5 सांसद ने अगर वोट भी नहीं दिया तो ये चले आए। इन्होंने जब हट गए तो यानी बहुमत का आंकड़ा 103 से घटकर नहीं 153, 103 नहीं होगा, 153, यानी 153। अब 153 से घटके कितने पे आ गए? 151 पे, यानी बहुमत का आंकड़ा तो घटा गए। तो यानी ये बात कही जाती है। अब जरा देखिएगा, हालांकि जब संविधान संशोधन समझ लो, जब अभी 2 मिनट इतना होता है, जब संविधान संशोधन प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो कितना गहराई से पढ़ाने वाले होंगे। अब विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन है, इनको ही अनुच्छेद 368 के तहत माना जाता है। इसमें किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में गिना ही नहीं जाता है। संविधान संशोधन, जैसे आप सुनते हो, प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संविधान संशोधन, चतुर्थ संविधान संशोधन और 105वां संविधान संशोधन, उनको नंबर उसी संविधान संशोधन को दिया जाएगा जो इनके द्वारा होगा, यानी इन दोनों से होगा। अगर इससे संविधान संशोधन हो रहा है तो उसे नंबर नहीं दिया जाएगा। अब याद रखना, भाग 1 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत काउंट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए किसकी जरूरत होती है? साधारण बहुमत की। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? साधारण बहुमत। तो बेटा याद रखना, अगर आप लोग चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, बस हम अगले पेज में लिखे दे रहे हैं। अनुच्छेद 4 में यानी आर्टिकल 4 में इस बात का वर्णन है, आर्टिकल 4 में इस बात का वर्णन है कि अनुच्छेद 2 अरे भाई, अनुच्छेद 2 बा अनुच्छेद 3 में संशोधन 368, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के तहत नहीं माना जाएगा, के तहत नहीं माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 4 यहां पे होते हैं समान। अब जरा देखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, किसमें? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब जरा देखिए, थोड़ा सा अनुच्छेद 3 की तरफ चलेंगे। कहां गया? ये है। इसमें जरा समझिए नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, एक कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर नया राज्य यानी उत्तर प्रदेश की सीमा बदलनी है, इससे कोई नया राज्य बनाना है, तो इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट यानी सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा वो महामहिम साहब के पास जाएगा, यानी राष्ट्रपति जाएगा। अतः एक बात कंफर्म हो गई कि अब सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखना कि कोई भी बिल, जैसे धन विधेयक होते हैं, ये जो भी बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना भी नहीं कर सकता है। ठीक है। अब जब राष्ट्रपति इसे किसी संबंधित राज्य में भेजेगा, राष्ट्रपति जो है वो इसे संबंधित राज्य में भेजेगा और एक निश्चित समय दे देगा कि इतने समय के अंदर आप अपनी जानकारी दे दो। आप अपने राज्य को बदलवाना चाहते हो, अलग करवाना चाहते हो, नहीं चाहो, जो भी जानकारी हो। अब राष्ट्रपति
इनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि भैया फिर काहे भेज रहे थे आप, जब मानने के लिए तुम्हारी जो मर्जी है करोगे तुम वही। लेकिन एक प्रोसेस होता है, यानी राज्य विधानमंडल में जाएगा, उसमें पास होगा, पारित होगा, आ जाएगा तो जल्दी है। नहीं तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि इनकी बात माने, कि नहीं अगर ये कह दे पारित कर दो तो पारित कर दो, नहीं तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है। तो अब राष्ट्रपति किसके पास, विधानसभा में भेजेगा। विधानसभा जो है अगर पारित करके भेज देती तो अच्छी बात है, नहीं तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण भी हो जाता है। अब आगे आने वाले टॉपिक आपके कौन कौन से होंगे, तो बेटा देखिएगा। अब आगे जो टॉपिक होगा उसका नाम जो होगा आपका नए राज्यों का गठन। अगला जो कल क्लास मिलने वाली है, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। ये बेटा आपकी कल की क्लास है। आप लोग YouTube चैनल पे जुड़ जाइए, आपको वकील बना के छोड़ देंगे, इतना संविधान में नॉलेज देंगे। ठीक है, नए राज्यों का गठन। इसके अलावा एसआई के लिए आपको आईपीसी भी पढ़ा देंगे। अब सुनिए, नए राज्यों का गठन। अब नए राज्यों का गठन कैसे हुआ था, कौन सा आया था, जेबीपी क्या, धारा आयोग क्या था, जेबीपी समिति क्या थी, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर फजल अली आयोग क्या था, 552 रियासतें थी, कैसे 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 हमारे देश के जो है रियासतों को इकट्ठा किया गया, इन सारी जानकारी को आपको कल के क्लास में मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहोगे। आज के लिए यहीं पे जय हिंद।